Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine and welcome to my channel. So आज जो हमारी प्लेलिस्ट है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज़ बेसिकली ऑन अ नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, वैसे तो मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी डेट आई हैव डिलीटेड ड्यू टू सम कॉपीराइट क्लेम. तो in this video, like in this whole playlist, I'll be going to describe the complete description of the characters फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, उसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जब इस पूरे नॉवल का इंट्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगी, लाइक द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. जैसे मिस हैविशम का करेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक शी इज़ वन ऑफ द गॉथिक करेक्टर इन दिस होल नॉवल और स्टोरी ऑफ चार्ल्स डिकन. उसके अलावा जो का रिलेशन विद पेप, ठीक है, और एस्टेला का चेंजिंग बिहेवियर, मिस हैविशम का चेंजिंग बिहेवियर, पिप का चेंजिंग बिहेवियर, उसके ट्रांजिशनल फेजेस, किस तरीके से हम इनके थीम्स में और इनके कैरेक्टर्स में कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं. ठीक है, कैरेक्टर एनालिसिस करेंगे और एट द एंड आई विल टॉक अबाउट कि वाई एस्टेला चोज ड्रमल ओवर द पिप. ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉवल. ठीक है, बेसिकली ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज़ अ बिल्डिंग्स रोमन काइंड ऑफ नॉवल. ठीक है, जिसमें हम एक करेक्टर की बात करते हैं, वो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. बट उन सबसे पहले आई विल लाइक टू डिस्क्राइब द एज, जिस एज के हम नॉवल पढ़ रहे हैं. 18th to 19th सेंचुरी का हमारा कोर्स है और उस 18th सेंचुरी में जो नॉवेल्स लिखे जाते थे, मैंने आपको इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मैंने बताया था कि 18th सेंचुरी में हमारे पास नॉवल राइटिंग का काम बहुत शुरू हो गया था, क्योंकि उससे पहले एक डायरी राइटिंग की जो एक आदत थी लोगों में आ गई थी, और उसके बाद हमारे पास नॉवल राइटिंग या डायरीज़ का जो राइटिंग का काम था, लोग उसको पढ़ते थे, उसको सुनते थे, वो काम स्टार्ट हो चुका था. सो इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव अ ग्लिम्प्स कि किस तरीके से विक्टोरियन एज में रेवोल्यूशंस आई. मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, आई विल शेयर अ बिट जितनी ज़रूरत है. ठीक है, क्या एक बैकग्राउंड था, चार्ल्स डिकन किस एरा से बिलोंग करता है, और क्या क्या उस टाइम विमेन के या मेल के रोल्स थे इन द सोसाइटी. सो स्टार्टिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की. अब मैं इसको एक एक वर्ड रीड नहीं करूँगी, आप इसको एक रीड दें और सिर्फ मेरी बातों को सुने मैं क्या कह रही हूँ. हुआ ये था कि 1837 में जो विलियम फोर्थ था उसका टाइम पीरियड ख़त्म हुआ एंड क्वीन विक्टोरिया असेंडेड द थ्रोन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. यानी कि जो ग्रेट ब्रिटेन था उसका जो थ्रोन था वो किस पर शिफ्ट हुआ, विलियम फोर्थ से क्वीन विक्टोरिया तक. मैंने अपनी एंग्लो सेक्सन्स या शायद हिस्ट्री वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और लाइक ब्रिटेन और ये इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, यू कैन सी इट ओवर देयर. तो हुआ क्या कि क्वीन विक्टोरिया ने 64 ईयर्स उसकी रेन का टाइम था. ठीक है, और कहा जाता है कि उसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो 1837 से 1901 तक था. तो ये एक लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड था जिसमें इंग्लैंड में एक औरत ने लाइक क्वीन विक्टोरिया ने हुकूमत की थी. तो इस पीरियड में हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल चेंजेस आते हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आते हैं, इंडस्ट्रियल चेंजेस आते हैं. इस चीज़ को अपने याद रखना, देयर वाज एन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो. हिस्टोरिकल चेंजेस आते हैं, और इसी दौरान जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो इतना एक्सपैंड हुई थी कि पॉपुलेशन वॉज नियरली डबल्ड. ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताया चेंजेस आए, जिसमें टेक्नोलॉजी चेंजेस भी थे, ठीक है, इकोनॉमिकल भी थे, इंडस्ट्रियल भी थे. और हुआ ये था एट देन कि ब्रिटिश जो था, जो ग्रेट ब्रिटेन था, वो दुनिया का एक पावरफुल कंट्री बन चुका था. तो अब हम बात करते हैं कि विक्टोरियन पीरियड की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी. अगर तो ये मैंने एक मेन टॉपिक समझाना होता तो मैं विक्टोरियन के एक नेक्स्ट बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है ये, बट हम इसको शॉर्टली देखते हैं कि ये क्या था. देखिए, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि 18th और 19th सेंचुरी में जो विमेन का एक रोल था ना, वो सिर्फ दो ही चीज़ों तक महदूद था. एक तो ये कि या तो वो गवर्नेंस बन जाती, और एक तो ये कि या तो वो शादी कर लेती. ये दो ही ऑप्शंस होते थे औरतों के पास. ये आप देखेंगे जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में तकरीबन हर जगह उसने ये एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर आप जेन आयर एक नॉवल है, आई थिंक ये किसने लिखा है, ब्रूनेट सिस्टर्स में से किसी एक ने ये लिखा हुआ, शार्लेट, जी शार्लेट ने लिखा हुआ है ये नॉवल कि जेन ऑस्टन, जिसमें वो गवर्नेंस बनती है और एट देन शी गॉट मैरिड. और इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा दैट देयर आर 5 सिस्टर्स और दे आर जस्ट फाइंडिंग देयर सूटर्स. ठीक है, आप उसके अलावा अगर एमा पढ़ेंगे जेन ऑस्टन का, उसके अंदर भी उसने यही चीज़ें बताई हुई. तो देयर वर 2 ऑप्शंस,
कि या तो वो गवर्नेंस बन जाती या फिर वो शादी कर लेती या टीचर बन जाती, कुछ भी इस तरीके से कर सकती थी, क्योंकि वो शादी से पहले अपने फादर्स पे डिपेंडेंट होती हैं और शादी के बाद अपने हस्बैंड्स पे। तो ये एक वुमेन का यानी फेमिनिन जो एक कॉन्सेप्ट था सोसाइटी का, वो ये था। और अगर हम बात करें कि उस दौरान जो कंट्री का एक आप ये कह लें कि जो प्रोग्रेस थी इकोनॉमिकली, तो हमारी जो ग्रेट ब्रिटेन था वो ग्रो अप कर रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम देयर वर मैनी डाउनफॉल्स ऑफ द सोसाइटी टू। एक तो मॉरली बहुत डिफरेंस आया, ठीक है। अब मॉरली डिफरेंस किस तरीके से आया, ओके ना, मॉरल डिफरेंस किस तरीके से आया कि लोगों के दरमियान ना ये एक चीज़ आ गई थी कि उन्होंने कमर्शियल सक्सेस लेनी है, ठीक है। कमर्शियल सक्सेस का मतलब कि उन लोगों के अंदर एक जो मटेरियलिस्टिक अप्रोच आती है ना, वो आ गई थी। तो हुआ क्या कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ लोगों के अंदर एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई, सोसाइटी के अंदर पॉवर्टी का एलिमेंट आ गया, और बहुत से ऐसे लोग थे यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग थे ना, उनको सिर्फ और सिर्फ काम करने के तबके के लिए यानी कि सिर्फ वर्किंग क्लास के साथ एसोसिएट कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा डाउनफॉल था विक्टोरियन एज का कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ गरीबों का तबका जो था वो गरीब तर हुआ जा रहा था, एंड द रिच वर बिकमिंग मोर रिचर। तो हुआ क्या कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ साथ पॉवर्टी भी थी, एक्सप्लॉयटेशन भी थी, जो एक गैप था रिच एंड पुअर के दरमियान वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था, और लोगों के दरमियान मटीरियलिस्टिक अप्रोच ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से सोसाइटी का मॉरल डिके स्टार्ट हुआ। ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ कि इफ़ देर इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन योर एग्जाम्स कि आप विक्टोरियन एरा की हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताएं, तो देन यू मस्ट नो कि अगर वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, अगर वहाँ पर इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन था, एट द सेम टाइम देयर वॉज पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन टू, ठीक है। रिफॉर्म्स थे, 1832 का रिफॉर्म बिल आया था, ठीक है, और जिसकी वजह से जो ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज थी उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई थी। अब हुआ क्या कि हम ये देखते हैं कि विक्टोरियन से पहले ना हमारे पास रोमांटिक पीरियड था, रोमांटिसिज्म का एज था, जिसके अंदर हमें जॉन कीट्स और वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ये सब मिलते हैं। अब विक्टोरियन एरा में ना पोइट्री से नॉवल की तरफ एक शिफ्ट हुआ था, एक चेंज हुआ था कि लोग पहले रोमांटिसिज्म की बात करते थे, इमेजिनेशन की बात करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रोमांटिक एज से आइडियाज़ शिफ्ट हो गए थे सोसाइटी की डिपिक्शन पे। यानी कि अगर आप चार्ल्स डिकन की बात करें ना, तो ये एक आप समझ लें बहुत ही रियलिस्टिक डिपिक्शन है विक्टोरियन एज की। इसने इसका जो पहला नॉवल था ना ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, और उसके अलावा इसने जो अपनी एक सीरीज़, इसकी जो फर्स्ट सीरीज़ थी जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी मिली थी, वो थी इसकी पिकविक पेपर्स। अब पिकविक पेपर्स के बाद उसमें इन सब चीज़ों में इसने ऑर्फन्स के बारे में, लाइक मिडिल क्लास के बारे में, लोअर क्लास के बारे में डिपिक्शन दी हुई है कि किस तरह विक्टोरियन एज में भी ये सब मामला थे। और उन्हीं एक नॉवेल्स में से हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस भी पढ़ेंगे, जिनमें हम ये चीज़ देखेंगे कि विक्टोरियन एरा में हमारे पास कितनी चीज़ें हैं जो एज अ डाउनफॉल हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यस, इट स्ट्रेसेस मोरालिटी, ठीक है। मोरालिटी पे फोकस हो गया था इस टाइम पीरियड में। सोसाइटल कोड्स इन्फोर्स कर दिए गए थे लोगों पर कि वो इन चीज़ों को देख सकें, बल्कि वो जो कोड्स थे जिनको मैं सोसाइटल कोड्स कह रही हूँ, वो औरतों के लिए, फेमिनिन्स के लिए वो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो वो लाइक घर के आई एम सॉरी, या तो वो घर के काम करती, या फिर वो लाइक अगर उन्होंने कोई काम करना है प्रोफेशनली, तो या तो वो शादी कर लें या तो वो गवर्नेंस बन जाए, ये दो काम थे उनके लिए। तो ये आप ये समझ लें कमर्शलाइजेशन हो गई थी एक मैरिटल स्टेटस के लिए कि भाई या तो शादी कर ले या गवर्नेंस बन जाए। तो ये एक सोसाइटी कोड था, फेमिनिन कोड था कि विक्टोरियन एज में लोगों, औरतों के लिए सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद करनी है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था। अगर अब मैं विक्टोरियन नॉवेल्स की बात करूँ तो इसके अंदर हमें फ़िक्शन भी मिलता है, ठीक है, इसके अंदर हमें फेमिनिन रोल्स भी मिलते हैं, इसके अंदर हमें मोरालिटी भी मिलती है, पॉजिटिविटी भी मिलती है, बहुत सी चीज़ें जो हमें मिलती हैं। तो अगर हम देखें ना तो ये दो चीज़ों के दरमियान मिलती है। आपको पता है कि 18th सेंचुरी में हमारे पास रोमांटिसिज्म था, ठीक है, और आपको पता है 20th सेंचुरी में हमारे पास रियलिज्म शुरू हो गया था, मेटाफिक्शन शुरू हो गया था, और डिफरेंट तरह के और कॉन्सेप्ट्स आ गए थे। तो रोमांटिसिज्म में और रियलिज्म के दरमियान एक ब्रिज का काम किया विक्टोरियन एरा ने। Like Victorian age was the one that was between the romanticism of the 18th century and the realism of the 20th century. अब ये जो नॉवल था, ये इसका जो जॉनरा था, ये बहुत जल्दी मैंने आपको बताया कि उस टाइम नॉवल आए थे और सोसाइटी शिफ्ट की तरफ जा रही थी। असल में मैं आपको एक थोड़ा सा इसका जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं कि एट द टाइम लोगों ने डायरीज लिखना स्टार्ट कर दी थी,
लोग डायरीज लिखते थे। तो फिर जब एक टाइम आया कि लोग अपने लेजर टाइम में उन्हीं डायरीज़ को पढ़ने लग गए, और उन्हीं डायरीज़ को फिर कुछ ने पब्लिश करवाया। फिर लोगों के अंदर जो लिखने की आदत थी उसी से नॉवल राइटिंग स्टार्ट हुई। नॉवल राइटिंग के बाद उन्होंने नॉवेल्स पब्लिश हुए। फिर उसके बाद हमें बड़े बड़े राइटर्स के नाम मिलते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं, डैनियल डिफॉय का, हेनरी फील्डिंग का, लॉरेंस टर्नर और सैमुअल रिचर्डसन। अब इन लोगों ने, भाई आप रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ लें, आप जोसेफ हेनरी पढ़ लें, आप उसके अलावा ये सैमुअल रिचर्डसन ने तो बच्चों के उस पर भी काम किया, स्टोरीज़ के ऊपर। तो ये बहुत हमें बड़े बड़े राइटर्स के नाम मिलते हैं जिन्होंने 18th सेंचुरी में काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 1870 एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड विच मेड एजुकेशन एंड ईजी एक्सेस टू द मैसेज फर्दर मोर इंक्रीजिंग द लिटरेरी रेट्स। जी, अब देखें जब पब्लिशमेंट हो रही थी, चीज़ों की पब्लिश स्टार्ट थी, ठीक है, बुक्स आती थी, प्रिंटिंग प्रेस था हमारे पास, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इलिटरेसी की तरफ से लिटरेट होने लगे, ठीक है। और हुआ क्या कि जब लोग फारिग होते थे तो वो क्या करते थे, बजाय इधर उधर की बातें करने के या अपना टाइम वेस्ट करने की, दे प्रेफर रीडिंग, ठीक है, वो रीडिंग करते थे। और इसी वजह से क्या हुआ, जो लोगों का रिस्पॉन्स आया, वो चाहते थे कि उनको ओवर फिक्शन मिले, ताकि वो अपनी जो डेली लाइफ है उसकी मुश्किलात का एक हल निकाल सकें, या हल से मुराद थोड़ा सा अपने आप को प्लेयर दे सकें, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हम लोगों को इस एज के नॉवेल्स के बारे में मिलता है ना, वो उसमें गुडनेस भी है, लाइक ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। और करेक्टर्स जो थे उनके बहुत अच्छे करेक्टर्स थे, करेक्टराइजेशन उस नॉवेल्स की बहुत अच्छी थी। प्रोटैगनिस्ट होते थे जो, ठीक है, हैविंग द हीरोइक करेक्टरिस्टिक्स इन देम, ठीक है। और ज़्यादातर वो जो हीरोज़ होते थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। अब मिडिल क्लास से वो इसलिए बिलोंग करते थे ताकि हम लोग, लाइक द पीपल, द कॉमन मैन कैन फील देमसेल्व्स, वो उन लोगों को समझ सके कि हाँ भाई, ये तो मेरा करेक्टर भी कहीं ना कहीं इससे मिलता है। और अगर उस करेक्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रही है, देन हाउ ही और शी इज़ गोइंग टू सॉल्व इट। तो इन चीज़ों से हम लोगों को एक एक काइंडनेस भी कनेक्ट होती है, एक कनेक्शन बन जाता है राइटर और लाइक रीडर और राइटर के दरमियान, ठीक है, कि वो जिस बंदे की बात करे शायद वो मैं ही हूँ। तो मिडिल क्लास की हीरोज़ को लिया जाता था कि वो देखें कि उस इंडस्ट्री में, उस पूरे मार्केट में वो कहाँ फॉल कर रहा है, ठीक है। ज़्यादातर स्ट्रेस जो था वो रियलिज्म पे था, और डेली स्ट्रगल्स ऑफ द ऑर्डिनरी मैन वॉज डिस्क्राइब्ड, ठीक है, ताकि मिडिल क्लास रीडर जो है वो खुद को उसके साथ एसोसिएट कर सके। Okay, then morality was the factor, and there were more angles allowed for the inclusion of larger debates in fiction, like the one surrounding the woman question, ठीक है, मैरिज थी, प्रोग्रेस, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इस दौरान जो था ना, वुमेन के न्यू न्यू रोल्स और न्यू ड्यूटीज़ भी आई थी कि और हाँ, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जब ये सेंचुरी का हाफ हुआ था ना, तो एक मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट भी पास हो गया था, ठीक है। तो वुमेन सफरेज बिकेम एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिबेट कि किस तरीके से एक वुमेन जो है वो सफ़र करती है इन द सोसाइटी, हाउ शी लिव्स इन सोसाइटी, व्हाट रोल्स शी हैव इन द सोसाइटी, ठीक है। बाकी पॉवर्टी के, इकोनॉमिक रीजंस के, ये सब चीज़ें थी जो उनको वुमेन रोल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया था। तो बेसिकली novels were like the connection between the people to know कि what's the role of the human being in that society, in that particular time or in the particular era, ठीक है। अगर हम चार्ल्स डिकन की बात करें ना, तो ये बहुत ही पॉपुलर विक्टोरियन ऑथर है। इसने बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे काम लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो हम ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की ही बात करेंगे जो हमारे पास है। लाइक उसने बहुत खूबसूरत तरीके से ट्रांसलेशनल फेजेस के थ्रू बताया हुआ है कि एक पिप था, पहले वो बच्चा होता है, ही इज़ एन ऑर्फन, वो किस तरीके से बड़ा होता है और फिर कैसे उसको एक मिस्टीरियस बेनिफिक्टर के थ्रू एक वो मिल जाती है, फॉर्च्यून मिल जाती है, एंड एट द एंड ही रियलाइज कि कौन था। और बहुत ही मतलब मज़े का एक क्लाइमैक्स और ट्विस्ट उसके अंदर है। वी विल डिस्कस। उसमें भी उसने लॉ सिस्टम को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, और डिफरेंट मिडिल क्लास को, पॉवर्टी को, एलीट क्लास भी बताई हुई है उसके अंदर, मिडिल क्लास भी बताई हुई है, ठीक है। ये सब चीज़ों को बताया हुआ है विक्टोरियन एरा के रिप्रेजेंटेशन से। तो अब आप ये देखें कि जब ओके, जस्ट गिव इट अ रीड। हाँ, मैंने आपको बताया कि ऑलिवर ट्विस्ट जो था वो इसका एक नावल था। ये पहले पार्ट से इसके नावल के, ये भी एक ऑर्फन की स्टोरी थी कि वो उस लाइक पॉवर्टी में वो कैसे सर्वाइव करता है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ना, अब आप देखें कि एक क्लास डिफरेंस बन गया था कि एक एरिस्टोक्रेट क्लास है और एक मिडिल क्लास है। अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब डिफरेंस जनरेट हो रहा था। तो जैसे ही रिफॉर्म एक्ट आया तो ये जो डिफरेंस था अरिस्टोक्रेटिक क्लास में और मिडिल क्लास में, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग गया था, ठीक है। अब होता क्या था कि जो अरिस्टोक्रेसी क्लास थी ना, वो क्रिटिसाइज़ करती थी मिडिल क्लास को कि उन्होंने भाई फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में काम करना है। क्यों काम करना है? ताकि जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास की, यानी कि एलीट क्लास की जो सुप्रीमेसी है वो बरकरार रहे,
ठीक है। और जो मिडिल क्लास थी वो सिर्फ एक अच्छी नीयत के तौर पर या फिर अपनी हालत को बेहतर करने के लिए वो काम करते थे। लेकिन हुआ क्या कि इसकी वजह से और मार्जिन क्रिएट हो गया कि पॉवर्टी भी थी, ठीक है, और उसके अलावा एक जो डिफरेंस था रिच और पुअर में वो भी बढ़ता जा रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट तरह की उसमें और चेंजेस आई। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, बट एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि जो डिकन था उसने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरी सोसाइटी की डिपिक्शन की हुई है अपनी नॉवेल्स में। आप कोई भी नॉवल पढ़ लें, आपको सोसाइटी की विक्टोरियन एरा की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो है वो ऑटोबायोग्राफी है चार्ल्स डिकन की। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट द लेक्चर, आई विल स्टार्ट द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट द 18th सेंचुरी नॉवल के किस तरीके से उसने पेप का करेक्टर, एस्टेला का करेक्टर, हैविशम का, और जो का करेक्टर, हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगी आहिस्ता आहिस्ता कि कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें ना रहे। बिकॉज स्टोरीज़ और करेक्टर्स वगैरह आपको इंटरनेट से अच्छे से मिल जाएंगे, यूट्यूब भरा पड़ा इन वीडियोज़ के साथ कि पेप की क्या स्टोरी थी, क्या हुआ क्या नहीं है, एवरीबडी नोज इट। बट द मेन थीम जो कि हर कोई नहीं बताता, रिलेशनशिप्स और स्टोरी की ट्रांजिशंस, ये सब चीज़ें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी। सो फॉर दैट टाइम टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज़।